हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल है या रूटीन है, डेली आप फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग बात करेंगे सी टेट के हिंदी पेपर 2 की। जो पेपर 2 होता है उसमें जो हिंदी आती है वो पेपर 1 की हिंदी से अलग आती है। तो ये जो हिंदी की क्लास है वो 11 होने वाली है और 10 जो क्लासेस हैं हिंदी की वो पेपर 1 से संबंधित है और जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो उनमें शामिल किए गए हैं। तो आज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा हिंदी 2 का, और जो 4 जनवरी 2022 में हिंदी 2 आया था उसी तरह से हूबहू टॉप 30 प्रश्नों की बात की जाएगी। और इसमें क्या प्लस पॉइंट होता है कि हिंदी 1 में आपको पेपर 1 की हिंदी में आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन पेपर 2 की बात की जाए यानी कि पेपर 2 में हिंदी जो आती है उसमें सिर्फ गद्यांश ही पूछे जाते हैं। यानी कि दो जो होंगे वो गद्यांश होंगे। जैसे इसमें गद्यांश पद्यांश तो होता है 15 नंबर, इसी 15 नंबर जो है 2 गद्यांश होंगे और उन पे बातें हो जाती है। तो वो लेंदी हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है, तो उसमें बात की जाएगी। कम समय में ज़्यादा प्रश्न करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हिंदी में आपका स्कोर टॉप 30 में कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से गद्यांश को सॉल्व किया जाए, हल किया जाए। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। किस प्रकार के प्रश्न हैं उन पे सारी चर्चाएं की जाएंगी 30 प्रश्न पर, और देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं जब भी आप हिंदी का पेपर करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो है गद्यांश मिलेगा। तो और गद्यांश मिलेगा, उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले जब भी गद्यांश को सॉल्व करें उसके पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो जब गद्यांश बाद में पढ़ते हैं तो आपको ये एक आउटलाइन हो जाता है कि यहाँ से ये इस लाइन से ये प्रश्न था, और आपको उस टाइम में आसानी हो जाती है उस पेपर में क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में। तो वही बात हम लोग करेंगे, परचून की दुकान का आशय है। तो देखिए पेपर 2 में एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि जो गद्यांश होते हैं वो कहानी पर आश्रित होते हैं। तो कहानी पे जो चीज़ें आश्रित होती हैं वो आसानी से याद हो जाती हैं, क्या आप भी जानते हैं। लेकिन पेपर 1 की बात जो होती है उसमें जो है जैसे संस्कृति से, सामाजिकता से, मौलिकता से इस तरह से प्रश्न जो है गद्यांश आते हैं। वो एक कहानी की तरह नहीं होता। जैसे आपने जो है हाई स्कूल इंटर की जो हिंदी की बुक्स है उसमें बात है, कहानी नहीं है। बात एक क्या है, एक प्रकार किस प्रकार से बात को रखा जाता है लोगों के सामने, तो ये एक मौलिकता है। तो उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल पेपर 2 में जो है कहानी पूछी जाती है। तो परचून की दुकान का आशय है, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे। लोगों ने बुढ़िया की दुकान लगाने पर कटाक्ष क्यों किया? बुढ़िया के बेटे की मृत्यु का कारण था। गुड़िया ने ओझा को क्यों बुलाया? देखिए स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये जो है ये व्याकरण है, तो इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शहर में खजूर बेचने का काम कौन करता था? ये भी गद्यांश से संबंधित है। क्या अंधेर है? वाक्य में रेखांकित शब्द से तात्पर्य है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। बाजार से जुड़ा शब्द नहीं है, तो ये। अब इसके बाद देखिए दूसरा गद्यांश आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे है, तो अब हम लोगों ने प्रश्न 8 लगभग पढ़े। 8 में से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो व्याकरण से संबंधित है और सभी प्रश्न जो हैं वो गद्यांश से संबंधित है। प्रश्न पढ़ने के बाद ऑनलाइन अगर सेशन जब होता है एग्ज़ाम, तो आप क्या करें कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी ऑनलाइन सेशन हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, तो आप क्या करें, प्रश्नों को रफली नोट डाउन कर लें और उसके बाद फिर गद्यांश को पढ़ें और उसमें चीज़ों को मिलाते जाएँ और आसानी से आपको आंसर मिलता जाएगा, यानी कि ऑप्शन जब पढ़ेंगे तब। लेकिन एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन इस बार होने वाला नहीं है, संभावना कम है, तो आसान ही है। आगे देखते हैं। हाँ, लेकिन ये एक ध्यान में रखना है कि आपको जब भी गद्यांश पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ना, ताकि दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि जो टाइम हो जाता है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। देखिए क्या है कि एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़की को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और बूढ़ी औरत दुकान लगाए बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। सामने की फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान
खुजाते हुए कहा, ठीक है, कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, यह लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। तो परचून की दुकान से संबंधित प्रश्न था। अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा। क्या अंधेर है। तो देखिए क्या अंधेर से भी प्रश्न पूछा गया है। सॉरी। आगे देखते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार निर्वाह करता था। खरबूजा के डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती थी, यानी कि दोनों खरबूजा बेचते थे। परसों सुबह मुँह अंधेरे, यानी कि सुबह के टाइम में बेले में से परसों सुबह मुँह अंधेरे बेले में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में यानी कि नीचे विश्राम करते हुए एक सांप पर उसके लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। तो ये गद्यांश रहा। अब इससे संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। परचून की दुकान का आशय है दवाइयों का दुकान, आटा दाल आदि की दुकान, खिलौनों की दुकान, कपड़ों की दुकान। तो पहले के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आटा दाल आदि की दुकान जो होती है वो परचून की दुकान कही जाती है। आगे देखते हैं। लोगों ने बुढ़िया की दुकान लगाने पर कटाक्ष क्यों किया। ऑप्शन देखते हैं। बेटे की मृत्यु के उपरांत दुकान लगाई, बेटे की मृत्यु पर शोक सभा नहीं बुलाई, बेटे की मृत्यु पर घर में चूल्हा जलाया, बेटे की मृत्यु पर भोज का आयोजन नहीं किया। तो सही आंसर क्या है गद्यांश के हिसाब से पहला, कि बेटे के मरने के बाद तुरंत उसने क्या कर दिया, दुकान लगाया। बुढ़िया के बेटे की मृत्यु का कारण था क्या था। गीली मेड़ पर फिसलना, गिरकर बेहोश हो जाना, सांप का डसना, खेत में करंट लगना। तो साफ साफ बात है सांप का डसना। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हो जाते हैं वो आसान हो जाते हैं अगर लेन देन। ये तो बहुत ही छोटा था गद्यांश। कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं जिसमें 6 पैराग्राफ होते हैं, 5 पैराग्राफ होते हैं और वो बहुत लेंदी होते हैं। और इस बार जो 2022 की बात करी जाए तो कुछ सेशन में कुछ आसान गद्यांश आए थे, लेकिन कुछ में बहुत टफ आए थे, यानी कि 4-5 आए थे और वो सांस्कृतिक मौलिकता पर आधारित भी थे। थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग हो जाता है। बुढ़िया ने ओझा को क्यों बुलाया। ठीक है, बुढ़िया ने ओझा को क्यों बुलाया। सांप को खोजकर मारने के लिए, सांप की पूजा अर्चना करने के लिए, सांप के जहर की दवाई देने के लिए, सांप का जहर उतारने के लिए। 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ओझा को बुलाया गया झाड़ फूँक करके जहर उतारने के लिए सांप का। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तरावट, पानी, सड़क, घिरा। तो देखिए 5वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही है वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी। ठीक है, पानी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगर इससे वाक्य आप बनाएंगे तो वो स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा। शहर में खजूर बेचने का काम कौन करता था। खरबूज बेचने का काम, खरबूज। ठीक है, क्योंकि खरबूज की बात हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसके लिए सॉरी। खरबूज बेचने का काम कौन करता था। केवल बेटा, केवल माँ, बेटा और माँ दोनों। तो कभी कभी बेटा भी बैठ जाता था। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या अंधेर है, वाक्य में रेखांकित शब्द से तात्पर्य, यानी कि यहाँ पे क्या अंधेर है में रेखांकित होगा। तो सही बात है, झूठी बात है, गलत बात है, कड़वी बात है। 7वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन सही बात हो जाएगा। क्या अंधेर है, यानी कि गलत बात है ये, कि वो जो है बैठ गई है उसके बेटे के मरने के बाद तुरंत बाजार लगाकर या दुकान लगाकर। बाजार से जुड़ा शब्द नहीं है। दुकान, सौदा, तरावट, बरकत। तो देखिए 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा, तरावट, यानी कि मेड़ की नीचे की जगह है वो बाजार से जुड़ा हुआ नहीं। दुकान बाजार में है, सौदा भी होता है, बरकत यानी कि जो मुनाफा होता है उसकी बात हो जाती है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब है फिर दूसरा गद्यांश, इससे संबंधित पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। गद्यांश में मुख्य रूप से वर्णन है।
गद्यांश पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दाव है, दाव क्या है ये पढ़ेंगे तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं में पतली में विशेषण, ये एक प्रकार का ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। गद्यांश में खपच्चियों को चिकना बनाने में किसका प्रयोग किया जाता था, गद्यांश से संबंधित है। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है, वाक्य में डैश भाव निहित है, तो ये भी व्याकरण से यानी कि समझ पर, अंडरस्टैंडिंग पर ये प्रश्न संबंधित है। चांद का पर्यायवाची नहीं है, ये देखिए व्याकरण से संबंधित है। बांस का सामान बनाने के लिए डैश खपच्ची का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित होते हैं पेपर 1 में। लेकिन पेपर 2 के हिंदी 2 की बात की जाए तो इसमें दोनों गद्यांश ही होते हैं और बड़े बड़े पैराग्राफ्स के भी होते हैं, तो 15 तक पूछे जाते हैं। अब गद्यांश पढ़ते हैं, गद्यांश में क्या है। जुलाई से अक्टूबर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारी खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटे जाते हैं। वह सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू, यानी दाव की बात जब करेगा तो जो चौड़ा चाकू इस तरह से वो लिए रहते हैं, ठीक है, ये क्या है, दाव है, जिसमें लेखक ने उस चाकू को दाव कहा है। इससे इन्हें छील कर खपच्चियाँ तैयार कर ली जाती हैं। जैसे एक बांस का एक हिस्सा छोटा सा, खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी चीज़ बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाले लंबे खपच्चियाँ काटे जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। यहाँ पे किस प्रकार से बांस किस किस तरीके से काटे जा सकते हैं उसकी विभिन्नता को बताया जा रहा है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई, आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है, यानी कि वो जो उनको फाड़ना, बाँस से एक खपच्चियों को फाड़ना, वो क्या है, एक उस्तादी का काम है। जिनको अच्छे से वो काम आता रहेगा वही वो चीज़ कर सकता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव यानी कि चाकू का काम आता है। खपच्चियाँ बाएं हाथ में होती हैं और दाव दाएं हाथ में। तो अब देखिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। गद्यांश में मुख्य रूप से किस चीज़ का वर्णन है, बांस से बनने वाली चीज़ों का, बांस को भिन्न तरह से काटने का, खपच्चियों की लंबाई का, खपच्ची काटने में होने वाले खतरे का। तो जो मेन रूप से वर्णन, जो मुख्य इसमें थीम है, मेन थीम जो है वो है बांस को विभिन्न प्रकार से काटा जा सकता है। 9वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं, दाव है एक प्रकार का बांस, गद्यांश में ही पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का चाकू है जिसको चांद की तरह कहा है लेखक ने। आगे देखते हैं, पतली खपच्चियाँ लचीली होती में है। पतली में विशेषण है कौन सा, संख्या बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो ये एक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि उससे पता चल रहा है उसका गुण की खपच्चियाँ क्या हैं, पतली हैं। ठीक है, 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। आगे देखते हैं, गद्यांश में खपच्ची को चिकना बनाने में प्रयोग किया जाता है। दाव, मसलने, आसन और उस्तादी। तो दाव का चिकना करने के लिए चाकू की जरूरत होती है। तो 13 का जो सही है, सबसे पहला आंसर सही हो जाएगा। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है, वाक्य में डैश भाव निहित है। तकनीक और कला का, कला और सौंदर्य का, तकनीक और खतरे का, खतरे और सावधानी का। तो इसमें जो दर्शाया गया है खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है, कि जो भी इसको काम करेगा वो तकनीकी से और उसमें वो निपुण होना चाहिए। ठीक है, तो 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तकनीक और खतरे का, कि उसे काटना उस्तादी का काम है। कोई और काम वो करेगा बिना सीखे तो उससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। चांद का पर्यायवाची नहीं है, मयंक, राशि, विज्ञ, राकेश। तो 14 के सही आंसर की बात की जाए कि चांद का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है,
तो 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो विज्ञ जो है वो चांद का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते हैं, बांस का सामान बनाने के लिए डैश खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। बांस का सामान बनाने के लिए मोटी, पतली, चौड़ी, पुरानी। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा, जो है बांस का सामान बनाने के लिए चौड़ी खपच्चियों का। और जो खपच्चियाँ हैं, खपच्चियाँ किसे कहा जा रहा है, वो बांस का एक हिस्सा है। ठीक है, ये 15 जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित हो गए, आपके गद्यांशों से संबंधित हो गए। अब आपका हिंदी पेडागोगी आ जाता है, उसमें बात करते हैं। ध्यान से पढ़ते हैं चीज़ों को, क्योंकि कुछ प्रश्न लेंदी हो जाएंगे, कुछ प्रश्न समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फर्स्ट टाइम होता है तो आप नर्वस बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देखिए, किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। कथन अ और ब पर विचार कीजिए, कुछ इस तरह से प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं क्या है। अ है, ध्वनि की प्रबलता वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता ये नहीं है कि हम किस प्रकार उसको उच्चारित कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप उसको उच्चारित करेंगे, सामने वाला उसको उसी प्रकार से क्या करेगा, समझेगा। तो ये बात सही है। ठीक है। स्वर शैली का अर्थ है आवाज़ या भाषण में विभिन्नता। हाँ, स्वर शैली का मतलब यही है कि क्यों लोग कहते हैं कि जो आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं चीज़ों को, वो अच्छे से क्लियर बोलिए, ताकि क्या हो, आपकी आवाज़ और भाषण में विभिन्नता आ सके। स्वर शैली से यही होता है कि जो स्वर होते हैं वो व्यंजन से मिलकर अलग जो है शब्द का निर्माण करते हैं, वही बात हो रही है। तो ये बात भी सही है। तो अ सही है लेकिन ब गलत है, नहीं अ गलत है, ब सही है, नहीं अ और ब दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 16 का। आगे देखते हैं, किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। ठीक है, यानी परिवार के द्वारा जो भाषा वो अर्जित करता है, एक्विजिशन का नाम आपने सुना होगा, अर्जन का। अर्जित जो चीज़, अर्जन जो होता है वो बिना नियम कानून, बिना व्याकरण के सीखा जाता है। तो वही प्रथम भाषा है, द्वितीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है या विदेशी भाषा है, तो वो उनकी क्या होती है, प्रथम भाषा होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना, अपनी बात को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी संप्रेषण के दौरान सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, यानी कि कुछ ही शब्द उस बच्चे के पास हैं, उन्हीं शब्दों को घुमा फिरा के सामने वाले से अपनी बात को बच्चा कह रहा है, तो उनके शब्दावली को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। विद्यार्थियों से संप्रेषण के दौरान यानी कि बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन के दौरान प्रयोग करने वाले योग्य शब्दों के पर्यायवाची विलोम शब्दों की सूची बनाने के लिए कहें। विद्यार्थियों को अधिक किताबें पढ़ने और उसमें से शब्दों को लिखने के लिए कहें। विद्यार्थियों को दिन में 2 या 3 बार पाठ्य को सस्वर पढ़ने के लिए कहें। विद्यार्थियों को समूह में संवाद करने के लिए कहें। उन्हें संप्रेषण में प्रयुक्त शब्दों को नए शब्दों से बदलने की अनुमति दें। तो देखिए, आपको एक प्लस पॉइंट लगा होगा कि एक सबसे बढ़िया ये लगा, दूसरा सबसे बढ़िया ये लगा। अब इन दोनों में क्योंकि ये ज़्यादा मायने नहीं रखें, दो ऑप्शन कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रखें, तो आपको पता है पेडागोगी में जब तक निगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछता तब तक आपको सबसे बेस्ट पॉजिटिव ऑप्शन को चूज़ करना है। 18 के सही आंसर की बात कर लीजिए, जो सही आंसर हो जाएगा, आप देखिए कम्युनिकेशन। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें आप अगर किसी से बात नहीं करते हैं, समूह डिस्कशन नहीं करते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाती। आप सीख तो लेते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते हैं, नहीं बोल पाते, प्रोनाउंस नहीं कर पाते, या आदत नहीं पड़ी रहती है। तो वही बात है, हम बच्चे को क्या करेंगे, समूह संवाद करवाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, और जो उसमें नए शब्द होंगे उन्हें अपने शब्दों में या कुछ नए वाक्यों में बदलने के लिए कहेंगे। आगे देखते हैं। अपने जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है। क्रेशन, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या पियाजे। तो ये लोग पियाजे और वाइगोत्स्की ऐसे हैं जो भी सब्जेक्ट रहा हो भाषा से संबंधित या सीडीपी, इन लोगों ने एकदम धूम मचा रखी है। समझ लीजिए जितना भी 2022 में सीटेट का जो है एग्ज़ाम हुआ, सब में
वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग ने अपना पूरा जलवा बिखेरा है, तो इन लोगों को बिल्कुल तैयार करके रखिए। तो ये जो बात कह रहे हैं, ठीक है, कि जटिल प्रकृति है भाषा व्याकरणिक को सीखने में, फिर भी हम इसको अर्जन के द्वारा सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीख लेते हैं आधा, ठीक है। कुछ जो हिस्से हैं हम व्याकरण के जो अपने परिवार से सीख लेते हैं, आस पास पड़ोस से, क्लासमेट से बात करते हुए, टीचर्स से बात करते हुए अर्जन कर लेते हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं वो कौन है? 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, चॉम्स्की जी इसकी बात करते हैं। आगे देखते हैं, जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रहे गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल है। यानी कि बच्चा जो है खुद से बात कर रहा है, एक लाइन में आप इसको समझ रहे हैं, मान लीजिए दूसरा लाइन तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अगर आप ये पहला लाइन समझ लेते हैं कि बच्चा क्या है, अपने आप से बात कर रहा है, तो वो कौन सी भाषा होगी? सामाजिक भाषा, निजी भाषा, आत्म केंद्रित यानी कि अहम केंद्रित भाषा, या व्यक्तिगत भाषा। तो देखिए, एक पियाजे जी हैं, एक वाइगोत्स्की जी हैं। उन लोगों का, एक लोग कहते हैं कि निजी भाषण होगा अगर बच्चा अपने आप से बात करेगा, एक लोग कहते हैं कि अहम केंद्रित भाषा होगा अगर बच्चा अपने आप से बात करेगा। तो यहाँ पे बात जो है अपने आप से बच्चा कर रहा है, वो भी क्या, किसी दूसरे की खुशी के लिए। तो 20 के सही आंसर की बात अगर कर ली जाए तो जो सही आंसर होगा इसमें दूसरा हो जाएगा, इसको निजी भाषण कहेंगे वाइगोत्स्की जी के हिसाब से। इसमें आत्म केंद्रित है, लेकिन अहम केंद्रित होता अगर तो आपका पियाजे जी की बात हो जाती। कथन अ और ब पर विचार करें। विचार करते हैं, भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। ये बात सही है कि भाषा चिंतन जो है वो प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, भाषा संभावना की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। देखिए, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसमें ऑप्शंस जो होंगे वो एक जैसे ही होंगे। तो ये बात भी सही है कि भाषा जो है वो चिंतन करने में मदद करती है, और ये बात भी सही है, जितना हम अभ्यास करेंगे भाषा उतनी प्रबल हो जाएगी, उतनी अच्छी हो जाएगी। तो अ और ब दोनों सही है, यही ऑप्शन फिर सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? जब वह दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, जब वे चुप रहते हैं। तो वाइगोत्स्की हमेशा जो है सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं कि बच्चा कुछ भी सीख रहा है, अगर समाज से सीख रहा है, संस्कृति से सीख रहा है, तो वो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जब वाइगोत्स्की के हिसाब से ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चा जब दूसरों से बातचीत कर रहा है तो वो सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, जिससे वो बच्चा अच्छा विकास करेगा भाषा में। निम्न में से कौन सा कथन चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता? भाषा की गहन संरचना, रचनांतरण, व्याकरण, अर्जन उपकरण, बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो चॉम्स्की जी ये नहीं कहते हैं अपनी भाषा अर्जन सिद्धांत में, भाषा अर्जन सिद्धांत में, कि बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। कैसे होगा मिलान? 23 और 24, ठीक है। निवेश परिकल्पना जेम्स अहर, कुल भौतिक प्रतिक्रिया प्रभु, कार्य आधारित भाषा शिक्षण क्रेशन, और भाषा और मस्तिष्क चॉम्स्की। तो देखते हैं 24 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। पहले देख लेते हैं कि अ का जो है यानी कि पहले का जो है वो कौन सा होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे अ ब स करके आप देखेंगे और द, तो चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। यानी कि जो निवेश परिकल्पना है वो आपका क्रेसन जी का है, मिलान करने के लिए कहा है, और ब जो है वो आपका जेम्स अहर जी का है, ठीक है, और स जो है वो प्रभु जी का है, और भाषा और मस्तिष्क नॉम चॉम्स्की जी का है। आगे देखते हैं 25 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है? विचार भाषा से पहले है, भाषा विचार से पहले। यही दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, और यही पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा और विचार दो स्वतंत्र अवधारणाएं हैं। ये बिल्कुल गलत है, स्वतंत्र अवधारणाएं नहीं, वो एक ही अवधारणाएं हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर भाषा न होती तो विचार हम व्यक्त नहीं कर पाते, विचार रह के क्या करते अगर भाषा ही ना होती। भाषा और भाषण 3 वर्ष की अवस्था में के आसपास एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं। देखिए, पियाजे जी के अनुसार की बात कर ली जाए तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, की भाषा विचार से पहले है।
विचार भाषा से पहले है, विचार भाषा से पहले है, यानी कि पहले विचार आया, उस विचार को व्यक्त करने के लिए हमने भाषा सीखी, ये पियाजे जी कहते हैं। लेकिन वहीं वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि भाषा पहले आई, उसके बाद विचार आया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, आप ज़रूर याद रखिएगा। पियाजे के अनुसार विचार पहले आया, तब उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने भाषा सीखी, लेकिन उसका उल्टा जो कहते हैं वो वाइगोत्स्की जी कहते हैं। आगे देखिए, एक शिक्षक एक लेख पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों को इन चरणों का पालन करने का निर्देश देता है। प्रत्येक अनुच्छेद या खंड के लिए एक शीर्षक वाक्य खोजें। ठीक है, टीचर ने बच्चों को क्या दिया, काम दिया। उन्होंने कहा कि एक अनुच्छेद या खंड के लिए आप एक शीर्षक खोजें या लिखें। कई विशिष्ट बिंदुओं को समाहित करें। अनेक अनेक, जैसे कि अनेक अनेक चीज़ों को, उसको विभिन्नताओं को दर्शाएं। अलग अलग, जैसे वाद विवाद संवाद से उस चीज़ों को लिखें। उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू लिखें। समाहित करने वाले मुख्य विचारों पर की पहचान करें। प्रत्येक मुख्य विचार के लिए कुछ सहायक जानकारी प्राप्त करें। अनावश्यक जानकारी या विवरण को हटा दें। शिक्षक यहाँ किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? पहचानना, सारांशित करना, अनुमान लगाना, स्पष्ट करना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि इसका जो सही आंसर क्या है। शीर्षक खोजने की बात हो रही है कि उसका शीर्षक आपको ढूंढना है और खुद से ही उसकी पहचान भी करनी है। यहाँ पे सारांशित करना है। कोई भी चीज़ दी गई है, अनुच्छेद या खंड है, उसको आप एक नाम दीजिए। ठीक है, सारांशित करना हो गया दूसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं, एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, जाना जाता है। प्राकृतिक विधि, शास्त्रीय विधि, द्विभाषी विधि, श्रव्य भाषिक विधि। तो देखिए, एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए जो है गहन मौखिक बातचीत की बात हो रही है। तो 27 के सही आंसर की बात कर लीजिए तो ये प्राकृतिक विधि है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ नया नहीं, कोई विधि नहीं यूज़ की जा रही, सिर्फ बातचीत की जा रही है जो कि प्रकृति से है और जो कि बचपन से हमें बात करके, यानी कि अर्जन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, तो वो प्रकृति विधि हो जाती है। आगे देखते हैं, भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें, यानी कि जो निगेटिव है उसको चूज करना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमें देखने में लगता भी नहीं कि क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है। पारंपरिक संबंधों के प्रति समाज बनाने के रूप में भाषा, समाज को बनाने के लिए भाषा जरूरी है। व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन करने के साधन के रूप में भाषा, प्रामाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा कि भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में जो गलत कथन यही है कि सिर्फ व्याकरण और शब्दावली को परस्पर जोड़ने के लिए ही नहीं, ये तीनों साधन इंपॉर्टेंट हैं। तो चौथा ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 28, अच्छा भाषा के अंदर 28 फिर हो गया, 29 हमें देखना है। रोहिणी कक्षा 5 के विद्यार्थी के सामने एक विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहती है। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर विचार करना चाहिए? शिक्षण गतिविधियों का उपयोग, संवाद और सूचना में रिक्तता, जिसमें यानी कि शिक्षण गतिविधि तो यूज हो लेकिन उसमें संवाद मतलब कि डिस्कशन न हो, इंफॉर्मेशन न हो, उसकी कमी हो। देखिए कोष्टक में इस तरह से दे दिया जाएगा वहाँ पे, तो वो आपके ऊपर है कि किसको आप नेगेटिव चूज करेंगे। ये एक प्रकार से नेगेटिव हो गया, क्योंकि कितनों भी शिक्षण गतिविधियाँ हैं, अगर उसमें डिस्कशन नहीं है तो वो पूरा नहीं है। बच्चे की बात आप नहीं सुनेंगे, सिर्फ आप अपनी बात कहते जाएंगे, तो वो गतिविधि ठीक नहीं है। लक्ष्य भाषण के औपचारिक और अन्य पहलुओं को प्रदर्शित करना, जहां आवश्यक हो वहां उचित सहायता प्रदान करें, ये बात चाहिए किसी बच्चे के लिए। ड्रिलिंग की आदत विकसित करने का प्रयास करना। ठीक है, 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला, यानी कि शिक्षण गतिविधि का उपयोग करना, संवाद और सूचना में रिक्तता। ठीक है, ये एक प्रकार का। और लक्ष्य भाषा के औपचारिक और अनौपचारिक, ये भी सही है, ये भी सही। तो ड्रिल की आदत विकसित करने का मतलब नहीं है अभ्यास करना है बच्चे को, तो जो सही हो जाएगा वो दूसरा तीसरा हो जाना चाहिए। लेकिन ऑप्शंस में ये दिया है तो पहला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। फिलहाल अगर संवाद और सूचना में रिक्तता होगी तो वही शिक्षण गतिविधि जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन आयोग ने इसको माना है तो हम पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे।
एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है। यहाँ व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के मापदंड के आधार क्या होंगे? ठीक है। समान आय के साथियों के प्रदर्शन के आधार, प्रत्येक विद्यार्थियों का स्वयं का पिछड़ा स्तर, समूह प्रदर्शन का स्तर, सभी के लिए एक समान मानदंड। तो किसी भी विद्यार्थी के लिए आप एक समान मानदंड नहीं कर सकते हैं। तो सभी के लिए एक समान मानदंड हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे का व्यक्तित्व जो होगा वो अलग अलग होगा, सीखने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा, तर्क करने की क्षमता अलग अलग होगी। तो एक समान मानदंड हम नहीं यूज कर सकते। समूह प्रदर्शन का स्तर, समूह में अगर अब प्रदर्शन हो रहा है तो सभी बच्चों पर आप व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाएंगे। प्रत्येक विद्यार्थियों का स्वयं का पिछड़ा स्तर, अब सबसे ज़्यादा ध्यान क्या होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी का जो स्तर पिछड़ा हुआ है, जिसमें बच्चे कमज़ोर हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना, यानी कि उपचारात्मक विधि का प्रयोग करना। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। ये थी 30 क्वेश्चन हिंदी के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।